हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन प्रिपरेशन विथ आरती में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये है आपका कोड 506 का। ये पार्ट 2 है। कल नाइट में मैंने इसका पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे वॉच कर लीजिएगा। और ये जो पार्ट 2 है ये आपके जो जितने भी क्वेश्चंस हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट वाले विथ आंसर उनका वीडियो है, जो आपकी डिमांड पे हमने एक ही वीडियो में डाल दिया है। तो इसे आप डाउनलोड कर लीजिए एंड वॉच कर लीजिए। यदि रही पीडीएफ की बात, तो एक अलग से वीडियो डाला है जिसका थंबनेल है कि सभी वीडियोस के पीडीएफ जो है डाउनलोड करें, तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लीजिए। जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में हैं उन लोगों के लिए ग्रुप में लिंक दिया हुआ है, और जो लोग नहीं है ग्रुप में वो वहाँ से जाके वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लें। चलिए आइए फिर जल्दी से देख लीजिए क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं कि चिंतन कौशल क्या है, चिंतन कौशल का क्या मतलब है। ठीक है, देख लेते हैं कि चिंतन कौशल है क्या। यदि आप ये समझ जाएंगे तो बहुत अच्छे से आप इसको लिख सकते हैं। तो देखिए, चिंतन कौशल जो है एक मानसिक क्रिया है, प्रक्रिया है, जिसे हम किसी अनुभव का अर्थ निकालने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। यह निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के प्रति सजग तरीके से सोचने की मानव क्षमता को दर्शाता है। यानी कि किसी एम को, किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो व्यक्ति सोचता है वही सोचता है, और सोचने की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी सोचने की जो होती है, वही चिंतन कौशल कहलाता है। क्योंकि यहाँ पे कौशल है तो ऑलवेज ये पॉजिटिव में होगा, निगेटिव में नहीं होगा। ठीक है ना। और इस तरह की प्रक्रियाओं में शामिल है याद रखना, प्रश्न पूछना, ठीक है, अवधारणाएं बनाना, योजना बनाना, तर्क करना, कल्पना करना, समस्या को सुलझाना, निर्णय लेना, फैसले करना, शब्दों को विचारों में बदलना। यानी अब चिंतन कौशल के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, कौन कौन सी ऐसी क्रियाएं होती हैं कि हम कह सकते हैं कि चिंतन कौशल उनमें शामिल है। तो देखिए, प्रश्न पूछना, क्वेश्चन करना भी सबके बस की बात नहीं होती है। जो माइंडेड हो सकता है वही क्वेश्चन कर सकता है। अवधारणाएं बनाना, योजना बनाना, तर्क करना, कुछ ऐसे प्लान बनाना, प्लान वही बना सकता है इसके पास माइंड है, बुद्धि है। तर्क करना, वाद विवाद करना, डिबेट करना, ये वही कर सकता है जो इसमें योग्य हो। कल्पना करना, समस्या को सुलझाना, कोई प्रॉब्लम है, आप उससे घिर चुके हैं, वहां से आप निकलना चाहते हैं, तो वही व्यक्ति निकल सकता है जिसमें उससे निकलने की क्षमता हो, कौशल हो। वो समझ सकता है कि प्रॉब्लम क्या है, इससे किस तरह से हम निकल सकते हैं। ठीक है। चिंतन कौशल सोचने की एक व्यवहारिक क्षमता है जिसे कुछ हद तक प्रभावी या कुशल कहा जाता है। और ये बुद्धिमान व्यवहार की आदतें, जो हम आपको बार बार कह रहे हैं कि बुद्धि से रिलेटेड हैं आपके, जैसे कि एक आप कह सकते हैं कि जो व्यक्ति समझदार है, जिसका IQ लेवल बहुत अच्छा है, उसी में चिंतन कौशल पाया जाता है, जिन्हें अभ्यास द्वारा सीखा जाता है। उदाहरण के लिए, अभ्यास द्वारा बच्चे कारण बताने में या प्रश्न पूछने में अच्छे हो सकते हैं। अभ्यास के द्वारा सीखा जा सकता है। प्रैक्टिस जब करेंगे तो धीरे धीरे वो चीजें बनने लगती हैं। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं जो आपके ब्लूम हैं, उन्होंने इसका वर्गीकरण किया है चिंतन कौशल का। और उन्होंने अपने वर्गीकरण में क्या बताया, उन्होंने कहा है कि ज्ञान, समझ व प्रयोग निम्न स्तर के चिंतन कौशल के अंतर्गत आते हैं। इस चीज को थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ज्ञान, समझ व प्रयोग किस स्तर के चिंतन कौशल में आते हैं, या फिर निम्न स्तर के चिंतन कौशल में क्या आता है। और नीचे ऑप्शन में ये चीजें रहेंगी। और दूसरा है विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, जो होते हैं उच्च चिंतन कौशल में आते हैं। यानी उन्होंने अपने वर्गीकरण में, इसका 2 वर्गीकरण किया, निम्न स्तर, उच्च स्तर। ओके, निम्न स्तर में उन्होंने ज्ञान, समझ, प्रयोग को रख दिया, और उच्च स्तर में विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन को रख दिया। फ्रेंड्स, चलिए फिर अब इसके चिंतन के प्रकार देख लेते हैं। तो यहाँ पे चिंतन के प्रकार है हमें संस्कृत चिंतन। संस्कृत चिंतन यानी चिंतन की प्रकार है जो किसी समस्या के लिए एक अच्छे उत्तर देने पर जोर देती है। यह प्रश्न का एक सर्वोत्तम, अधिकतर सही उत्तर देने के प्रयास करती है। यानी संस्कृत चिंतन जो होता है, मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन जब निकालना हो, कोई क्वेश्चन है उसका आंसर देना हो, तो ये संस्कृत चिंतन उस वक्त काम करती है, और उसके जो आंसर, जो सोल्यूशन होते हैं वो बिल्कुल सही होते हैं। भिन्न अलग चिंतन यानी एक विषय को विभिन्न भागों में तोड़ता है ताकि विषय के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी प्राप्त हो सके। मान लीजिए जैसे आप ये पढ़ रहे हैं, अब इसमें यूनिट है, यूनिट में फिर ब्लॉक है, ब्लॉक में यूनिट है। कोई एक बुक है और बुक को उसमें ब्लॉक के बाद यूनिट में डिवाइड करके पढ़ना, ठीक है ना।
तो एक विषय हो गया, जैसे आपका 506 कोड है, अब इसको इन्होंने ब्लॉक में कर दिया, ब्लॉक के बाद यूनिट में कर दिया, यूनिट में भी अब पॉइंट में कर दिया, ताकि आराम से पढ़ा जा सके, पूरी इंफॉर्मेशन ली जा सके। फिर है अमूर्त चिंतन। इसकी विशेषता यह है कि अवधारणाओं को प्रयोग करके सामान्यीकरण बनाने और समझने की क्षमता रखती है। विभिन्न घटनाओं, विशिष्ट वस्तुओं, साझे रूप में प्रयोग के गुण या पैटर्न, यानी इनको आप एक तरह से कह सकते हैं कि एग्जाम्पल के द्वारा समझाया जा सकता है किसी भी चीज को, ठीक है। और मूर्त चिंतन तो वास्तविक वस्तुओं और घटनाओं की प्रभुता है और अवधारणाएं, सामान्यीकरण आदि का अभाव होता है इसमें। जस्ट अमूर्त चिंतन के अपोजिट होता है मूर्त चिंतन। चिंतनशील चिंतन क्या होता है, तो ये आलोचनात्मक चिंतन प्रक्रिया का भाग है और यह विशेषकर विश्लेषण करने और जो भी कुछ हुआ है उसके बारे में फैसला करने संबंधित होता है। यानी जैसे भी इलेक्शन हो रहे हो और इलेक्शन का विश्लेषण होता है कि उसमें क्या क्या हुआ, क्या सही है, क्या गलत है, आगे चल के क्या होगा, यही चिंतनशील चिंतन होता है, आगे के बारे में चिंता करना, ठीक है। चलिए एक और देख लेते हैं, इसमें तार्किक चिंतन ले लेते हैं। तो यह एक ऐसी चिंतन प्रक्रिया है जो हमेशा तर्क का प्रयोग करके निष्कर्ष निकालती है और जिन समस्याओं या परिस्थितियों में तार्किक चिंतन का उपयोग होता है उससे जरूरत है संरचना की। तर्क करना बोलते हैं, तर्क वितर्क करना, बहस करना, तो कुछ ऐसी प्रोसेस होती है चिंतन की जिसमें तर्क किया जाता है, बहस किए जाते हैं। डिबेट वगैरह में देखिए आप, इनमें यही चीज होती है कि एक वहाँ पे टॉपिक रख दिया जाता है, एक सब्जेक्ट रख दिया जाता है, फिर वहाँ पे तर्क वितर्क को वाद विवाद, यानी कि एक क्वेश्चन फिर नेक्स्ट, उसके बाद क्वेश्चन उसने वो कहा, फिर मतलब इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो होता है तार्किक चिंतन में, ठीक है ना। चलिए इसमें नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट ले लेते हैं जो आपका है कि सृजनात्मक चिंतन की अवस्थाएं कौन कौन सी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। सृजनात्मक चिंतन में व्यक्तिगत अंतर होते हैं और इसमें एक दोबारा होने वाला पैटर्न होता है। अच्छा, सृजनात्मक जो चिंतन होता है इसमें 5 अवस्थाएं इसकी होती हैं। अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं ये देख लेते हैं। जैसे सबसे पहली अवस्था होती है तैयारी, यानी एक व्यक्ति जो एक महत्वपूर्ण समस्या के लिए सृजनात्मक हल विकसित करता है, कई घंटे उस समस्या को खोया रहता है, कई घंटे तक, ठीक है ना, उस समस्या में, और ज्ञान इकट्ठा करने में उस कार्य पर लगा हुआ है। यानी कि तैयारी का मतलब ये होता है किसी हम प्रिपरेशन किसी चीज़ की कर रहे हैं, कोई आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं आप, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो उसके आंसर में आप बहुत सारा टाइम देते हैं क्योंकि उसका आंसर आपको सर्च करना है। आपको क्वेश्चन तो पता है पर आंसर नहीं पता है, तो उसमें आप बहुत सारा टाइम लगाते हैं क्योंकि आपका पूरा ध्यान जो है उस क्वेश्चन पे यानी उस समस्या पे है और ज्ञान इकट्ठा करने में, उस पर कार्य करने में है। तो ये चीज़ हो गई तैयारी आपकी, ठीक है। दूसरा ले लेते हैं ऊष्मायन। ऊष्मायन क्या होता है, देखिए सृजनात्मक जो हल होता है अक्सर एक ऊष्मायन काल के बाद ही बनकर निकलते हैं। अब यहाँ पे ऊष्मायन का मतलब क्या हुआ, तो ऊष्मायन का मतलब हुआ कि वह अंतराल जिसमें व्यक्ति सक्रिय रूप से समस्या पर काम नहीं करता है और अन्य बातों की ओर ध्यान देता है। अब आपके पास समस्या है कि एक क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको ढूंढना है, अब आपको आंसर मिल नहीं रहा है, आप बहुत इधर उधर हाथ पैर मार रहे हैं और बहुत सारे ऑनलाइन पे आ रहे हैं, यूट्यूब पे आ रहे हैं, बहुत से चैनल देख रहे हैं, आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं उस चीज़ से क्योंकि उसका आंसर आपको उस तरह नहीं मिल रहा जिस तरह आप ढूंढ रहे हैं। ये तैयारी में हो गया। अब अचानक आपका क्या होगा कि आपका मन उससे बिल्कुल अलग हो जाएगा। अब आपको हो गया यार हम तो थक चुके हैं क्योंकि इसको सर्च करते करते इसका जो प्रॉब्लम, इसको सोल्यूशन को अब इसको छोड़ देते हैं, थोड़ी देर बाद देखेंगे। तो क्या हो गया, आपका जो ध्यान है उधर से हट गया। यानी आप उस वक्त सक्रिय थे, एक्टिव थे जिस काम को करने के लिए, अब उस काम पे आप काम ही नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ऊष्मायन हो गया, ठीक है। अब देख लेते हैं तीसरी अवस्था। तीसरी अवस्था में क्या होता है कि सृजनात्मकता में अक्सर अचानक अंतर्दृष्टि उद्बोधन होता है और ऐसे समय में लोग कहते हैं कि वे अचानक हल की पहली रोशनी देखते हैं जिससे महीनों या वर्षों से खोज रहे थे। तो इसमें तीसरी अवस्था में क्या होता है कि अब अचानक आपने जो क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन को यहाँ पे आप समस्या समझ लीजिए, ठीक है ना, इसीलिए आपके समझ में आ जाएगा। तो जो क्वेश्चन या जो समस्या आपके समस्या रूपी जो क्वेश्चन है, अचानक आप उसका आंसर तो आप सब जगह देख ली, तैयारी भी कर लिया, ऊष्मायन भी आप हो गए, लेकिन अचानक क्या होता है कि आपकी नज़र के सामने वो आंसर पड़ जाता है, ठीक है। जैसे आप YouTube पे ही सर्च कर रहे हैं और अचानक एक वीडियो दिख जाता है जो आपका क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड होता है, उसका आंसर आपको वहाँ पे मिल जाता है क्योंकि आप उसको बहुत टाइम से खोज रहे थे, अचानक मिल जाता है। तो ये तीसरी अवस्था आपकी हो जाती है, ठीक है। चलिए चौथी अवस्था देख लेते हैं। चौथी अवस्था जो होती है वो मूल्यांकन की है।
मूल्यांकन अब देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए मूल्यांकन में क्या होता है कि उद्बोधन के बाद काफी प्रशुद्धिकरण की आवश्यकता होती है, विचार पर सोचकर उसे परीक्षण लायक बनाना, फिर उसका परीक्षण करना, और जब यह प्रमाणित हो जाता है कि सृजनात्मक हल कार्य कर रहा है तभी अंतिम निष्कर्ष निकाला जाता है। आपके पास जो समस्या है वो प्रश्न है, आपको आंसर मिल चुका है तीसरी अवस्था में। अब आप उसको क्या करेंगे, आप उसको डायरेक्ट लिखना शुरू थोड़ी कर देंगे। आपको आंसर तो मिला है लेकिन आप उससे सेटिस्फाई हैं या नहीं है, संतुष्ट हैं या नहीं, तो आप उस आंसर को पहले पूरा ऊपर से नीचे तक पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन कह रहा है उसका आंसर है इसमें या नहीं है, यानी जो आपकी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन तो मिल चुका है लेकिन क्या वो प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है या नहीं हुई है। ये जब सब चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं और आपको ऐसा लगता है कि हाँ यही आंसर है या यही सोल्यूशन है जो हमारी प्रॉब्लम है, तो वो होता है उसका मूल्यांकन करना। ठीक है, और पुनरावृत्ति लास्ट में हो जाता है कि अंतर्दृष्टि कई बार असंतोषजनक होती है और सोचने वाला फिर से सृजन प्रक्रिया के आरंभ में पहुंच जाता है, और कई बार अंतर्दृष्टि संतोषजनक होती है पर कुछ सुधार की आवश्यकता होती है। पुनरावृत्ति का मतलब यहाँ पे होता है रिपीट करना। जैसे कि मैंने कहा कि आपको आंसर मिल गया, कभी कभी क्या होता है कि वो आंसर से मैंने कहा कि आप संतुष्ट नहीं है, आपको लगता है नहीं ये आंसर बिल्कुल सही नहीं है, यानी जो सोल्यूशन मिला है आपकी प्रॉब्लम उससे भी सॉल्व नहीं हुई है, कुछ हद तक हुई है, अभी आप जो है अनसेटिस्फाइड है, आप जो है असंतोष में है, तो क्या होता है आप फिर से उस आंसर को ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो क्या होता है, ये असंतोष वाली स्थिति होती है, यानी आप फिर शुरू में अपनी प्रॉब्लम के पास पहुंच गए, अभी आपको आंसर नहीं मिला, लेकिन वहीं पे कई बार ऐसा होता है कि जो आंसर मिलता है उससे आप संतुष्ट होते हैं, आप संतोषजनक होता है, आपको लगता है कि जो आपकी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन यही है, यही हल है, यही आंसर है हमारे क्वेश्चन का, और आप कुछ सुधार की आवश्यकता बस उसमें होती है तो आप वो कर लेते हैं। तो ये हो गई आपके चिंतन, सृजनात्मक जो चिंतन होता है उसकी 5 अवस्थाएं। क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है कि चिंतन से आप क्या समझते हैं, चिंतन कौशल से आप क्या समझते हैं, और सृजनात्मक जो चिंतन होता है उसकी अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं लिखिए। थोड़ा यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं जो मुझे थोड़ी सी इम्पोर्टेंट लगी कि सृजनात्मक विचारक क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं। तो देखिए वो जिज्ञासु होते हैं, समस्याएं ढूंढते हैं, चुनौती का मजा लेते हैं, सकारात्मक होते हैं वो यानी कि पॉजिटिव होते हैं, फैसलों को स्थगित कर पाते हैं, कल्पनाओं से आराम से पेश आते हैं, समस्याओं को मौका के रूप में देखते हैं, और यानी ये नहीं कि समस्या आ गई तो उसको प्रॉब्लम समझ ले, अरे यार ये क्या हो गया, नहीं, उनको लगता है कि अपॉर्चुनिटीज़ है, समस्या को अपॉर्चुनिटीज़ मानते हैं और उसको करते हैं। समस्याओं को रुचकर मानते हैं, समस्याओं को भावनात्मक रूप से स्वीकारते हैं, मान्यताओं को चुनौती देते हैं और जल्दी हार नहीं मानते, लगन से मेहनत करते हैं। ये सृजनात्मक विचारक होते हैं। यानी एक सृजनात्मक विचारक में कौन कौन से लक्षण होते हैं, यदि क्वेश्चन आता है तो आपका ये आंसर आएगा, लक्षण या विशेषताएं, तो यही आपको उसमें लिखनी है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि सृजनात्मक चिंतन के विभिन्न चरणों के नाम लिखो। जो भी हम अवस्थाएं देख के आए, अवस्थाएं या चरण या स्टेप जो भी पूछता है वो एक ही चीज होती है। तो हम अभी जस्ट देख के आए हैं कि 5 या 6 अवस्थाएं होती है सृजनात्मक चिंतन की, वही आपको लिखना है। गति प्रेरक बाधिता एक गंभीर समस्या है। इसके कारण व्यक्ति का जीवन अनेक परेशानियों से घिर जाता है। यानी गति प्रेरक बाधिता एक गंभीर समस्या है और इसके कारण व्यक्ति का जीवन अनेक परेशानियों से घिर जाता है। टिप्पणी करना है आपको इसमें। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, और आंसर है कि गति प्रेरक बाधिता वाले बच्चे विशेष जरूरत वाले बच्चों की श्रेणी में से एक हैं। यानी गति प्रेरक बाधिता जो है, इसे आप जो विशेष बच्चे होते हैं और जो आपके असंज्ञानात्मक अशक्तता वाले बच्चे होते हैं, ठीक है, मंद बुद्धि वाले, मानसिक अशक्तता वाले बच्चे होते हैं, दिव्यांग बच्चे होते हैं, इन बच्चों की कैटेगरी में आते हैं और एक अनिवार्य अन्यों के समान समाज के सदस्य हैं। ऐसे बच्चों एवं सामान्य बच्चों में उनके मनोवैज्ञानिक बनावट में बहुत अधिक अंतर नहीं है। पहले वे सहानुभूति से देखे जाते थे, किंतु सामाजिक जागरूकता के जागृत होने से विभिन्न रूप से सक्षम लोगों के प्रति समान मनोवृत्ति भी परिवर्तित हो गई है।
एक गति प्रेरक बाधिता शरीर की एक स्थिति है जो बच्चे को विद्यालय में सामान्य प्रगति करने से रोकता है, जैसा कि औसत बच्चे करते हैं। विभिन्न योग्यताओं को नियंत्रित करने के लिए या उन पर पार पाने के लिए उन्हें विशेष ध्यान एवं उपकरण अपेक्षित है। तो चलिए यहाँ पे समझ लेते हैं कि जो आपका गति प्रेरक बाधिता है आखिर वो कौन सी समस्या है, आखिर वो कौन सी समस्या है। तो देखिए, जैसा कि अभी बताया कि गति प्रेरक बाधिता का मतलब ही होता है विशेष जरूरत वाले बच्चे। ठीक है, ऐसे बच्चे जैसे जो दिव्यांग होते हैं, किसी न किसी कारण से उनके बॉडी में इफेक्ट होता है। ठीक है, वो या तो मानसिक विकलांग होते हैं या विकलांग होते हैं, क्योंकि अब विकलांगों को दिव्यांग का नाम दिया गया है। और मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि इस चीज़ को थोड़ा सा माइंड में आप रखिएगा। जो मानसिक विकलांग है उनको संज्ञानात्मक अशक्तता बोल दिया गया है। तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं वो गति प्रेरक बाधित होते हैं। और अगर एक डिफिनेशन इसकी दी जाए, अच्छी बढ़िया एक परिभाषा दी जाए कि किसे कहते हैं, अगर अर्थ इसका पूछा जाए तो यहाँ पे है कि एक गति प्रेरक बाधिता, यानी कि गति प्रेरक बाधिता क्या है, तो एक गति प्रेरक बाधिता शरीर की एक स्थिति है जो बच्चे को विद्यालय में समान प्रगति करने से रोकता है, जैसा कि औसत बच्चे करते हैं। जो असामान्य बच्चे होते हैं, जनरल जो बच्चे होते हैं, उन बच्चों के अकॉर्डिंग जो गति प्रेरक बाधिता वाले बच्चे होते हैं, जो दिव्यांग होते हैं, संज्ञानात्मक अशक्तता जिनमें होती है, मानसिक विकलांगता होती है, ठीक है ना, विकलांग बच्चे जो होते हैं वो बच्चे बिल्कुल इनसे अलग होते हैं। मतलब अपना लाइफ भी तो सामान्य नहीं जी सकते हैं और पढ़ने में भी बिल्कुल अलग होते हैं, औसत बच्चों की तरह नहीं होते हैं। विभिन्न योग्यताओं को नियंत्रित करने के लिए, उन पर पार पाने के लिए उन्हें विशेष ध्यान और उपकरण यानी उन पर विशेष ध्यान रखा जाता है। अब चलिए आइए आगे देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहला कारण में दिया हुआ है आपका अर्थराइटिस, यानी जोड़ों के जो जोड़ों में दर्द के रूप में परिभाषित किया जाता है। जनरली जिनके जोड़ों में पैर के जोड़ों में दर्द होता है उसे अर्थराइटिस बोलते हैं। ठीक है ना। तो एक ये भी चीज़ है जो बच्चों को सामान्य बच्चों से बिल्कुल अलग करता है। और अगर इसे हम सामान्य भाषा में बोलें तो गठिया भी बोलते हैं, जिसे गठिया रोग कहते हैं, और अंग्रेजी में हम बोले तो उसे अर्थराइटिस कहते हैं। एक क्रोनिक सिंड्रोम होता है। ठीक है, तो जोड़ों की बीमारी होती है। आगे देख लेते हैं, प्रमस्तिष्क पक्षाघात किसे कहते हैं। देखिए, प्रमस्तिष्क पक्षाघात यानी कि प्रमस्तिष्क पक्षाघात को मस्तिष्क की परिपक्वता से पूर्व मस्तिष्क के गति क्षेत्रों की क्षति के रूप में परिभाषित किया गया है। अधिकांश यानी सीपी के अधिकांश मामले जन्म से पहले या जन्म के दौरान होते हैं। तो यहाँ पे प्रमस्तिष्क पक्षाघात का मतलब सेरेब्रल पाल्सी होता है। देखिए, सेरेब्रल पाल्सी जो है, यहाँ पे इसे हम अगर हिंदी में बोले तो अगर आपके समझ में आए तो मस्तिष्क का लकवा जिसे कहते हैं। ठीक है, इतना आपके समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे सेरेब्रल का अर्थ है मस्तिष्क के दोनों भाग, और पाल्सी का अर्थ होता है कि असमानता या क्षति जो शरीर की गति को नियंत्रित करता है, उसको नष्ट कर देता है। तो ये कहलाता है प्रमस्तिष्क पक्षाघात, जिसे हम सामान्य हिंदी में लकवा वर्ड यूज करते हैं। ओके, देखिए, जो ये सीपी है एक प्रकार की बीमारी नहीं है, यद्यपि यह एक बीमारी से उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, तथा समय के साथ बदतर नहीं होता है, यानी इसका उपचार भी नहीं होता है। देख लेते हैं मेरुरज्जु चोट क्या होती है। देखिए, मेरुरज्जु चोट जो होती है ये किसके परिणाम स्वरूप होती है। पक्षाघात भी हो सकता है। पक्षाघात आंशिक पक्षाघात का विस्तार शरीर के प्रभावित अंगों का निर्धारण मेरुदंड के उच्च या निम्न भाग जहां क्षति होती है के द्वारा किया जाता है, तथा रज्जु की क्षति के प्रकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। मेरुरज्जु चोट यानी जो रीढ़ की हड्डी होती है, यहाँ पे उसकी बात चल रही है, और इसके परिणाम स्वरूप भी पक्षाघात यानी जो लकवा होता है। पक्षाघात का मतलब यहाँ पे लकवा से ही है, पैरालिसिस उसके कारण भी होता है। और पक्षाघात आंशिक पक्षाघात का जो शरीर के प्रभावित अंग होते हैं उनका निर्धारण होता है। तो जो कमर की जो रीढ़ की हड्डी होती है उसका भी मेन एक महत्वपूर्ण कारण होता है आपका गति अवरोध बाधिता में, गति प्रेरित बाधिता में। नेक्स्ट देख लेते हैं, और आगे है सिर की चोट, प्रमस्तिष्क चोट, यानी सिर की चोट शब्द चोटों के विस्तृत विन्यास का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, और जिसमें आघात, मस्तिष्क कोशिका की चोट, बंद सिर की चोट, प्रमस्तिष्क हेमरेज और खोपड़ी का टूटना, विदेशी वस्तु ब्लेट और एनोक्सिया तथा शल्य के बाद का संक्रमण शामिल है। यानी सिर की भी बहुत सारी ऐसी चोटें होती हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे गति
गति प्रेरक पढ़ रहे हैं बाधिता, तो कौन कौन से कारण है गति प्रेरक बाधिका के उत्पन्न होने में कि उनको प्रभावित करते हैं, तो ये कारण यहाँ पे है। तो एक सिर का चोट भी मेन जो है इफेक्ट डालता है इस चीज़ों में। सिर की चोट जो होती है बहुत तरह की होती है, मस्तिष्क कोशिका की बंद चोट होती है, ठीक है ना, बंद सिर की भी चोट होती है, जो हम बोलते हैं ब्रेन हेमरेज होना वो भी होता है, ठीक है, खोपड़ी का टूटना, ये सभी चीज़ें इसमें होती है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, दूसरा जो है वो है आपका आघात यानी प्रमस्तिष्क संवहनी दुर्घटना। आघात के 3 मुख्य कारण हैं यहाँ पे है, यानी कि जिसे हम अटैक बोलते हैं, जैसे थ्रम्बोसिस यानी खून का जमना, हेमरेज यानी मस्तिष्क ऊतक में रक्तस्राव, उच्च रक्त चाप से संबंध होता है ये, और तथा एम्बोलिज्म यानी एक बड़ा थक्का टूटना और धमनी को अवरुद्ध करना। तो देखिए आघात यानी प्रमस्तिष्क संबंधी दुर्घटना जो होती है, इसके मेन 3 कारण इस अटैक के होते हैं। पहला होता है थ्रम्बोसिस यानी कि खून का जमना, जब खून जम जाता है उसको थ्रम्बोसिस बोलते हैं। दूसरा है हेमरेज यानी ब्रेन हेमरेज जिसे हम कहते हैं, तो जो मस्तिष्क में जो रक्त होता है वो क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होता है, और जो ब्लड होता है वो जम जाते हैं, क्लॉट यानी थक्के बन जाते हैं। और तीसरा है एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म यानी एक बड़ा जो थक्का जमा हुआ होता है वो टूट जाता है, और जो ब्लड होता है, धमनियां होती है, उनको अवरुद्ध कर देता है, रोक देता है। तो ये हो जाता है आघात का, जिसे जनरली हम इंग्लिश में अटैक बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं अंगुलियों या अंगों की हानि। तो देखिए आघात के कारण भी हो सकता है, या फिर विस्फोट, मशीन में क्षत विक्षत होना, विच्छेदन, जलना, शल्य के कारण, कैंसर, बाह्य धमनी रोग, डायबिटीज के कारण, बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं। खासतौर पे अगर आप डायबिटीज को ले लेते हैं या कैंसर होता है तो बहुत सारे बॉडी पार्ट्स जो होते हैं हमें निकालने पड़ते हैं, काटने पड़ते हैं। तो ये बहुत सारे अंगुली या अंगुलियों का हानि, तो खासतौर पर डायबिटीज में देखा जाता है। जो आपकी डायबिटीज होती है उसमें शरीर कैसे पार्ट्स होते हैं, इसका इफेक्ट जो होता है उंगलियों पे पड़ता है। अब है पार्किंसन बीमारी। ये पार्किंसन बीमारी क्या कहलाती है, तो प्रौढ़ वयस्कों की एक क्रमिक बीमारी होती है, जिसके लक्षण होते हैं कि मांसपेशियों की दृढ़ता, गति संचालन में धीमापन और एक अद्वितीय प्रकार का कंपन, और ये वास्तविक पक्षाघात नहीं है। तो यहाँ पे बहुत सारे दिए हुए हैं, इसको मतलब किन कारण से गति जो प्रेरक होते हैं, तो ये आपके कारण यहाँ पे हैं, ठीक है ना। इनमें से आप कम से कम 4 या 5 भी लेके एक्सप्लेन कर दे, जो आपको इजी लगे वो लेके आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं कारक, देख लेते हैं जो गति प्रेरक बाधिता होती है कि जिसके कारण से प्रभावित होते हैं कारक। जैसे गति प्रेरक बाधिता वाले लोगों द्वारा क्या क्या समस्याएं सामने आती हैं, तो जैसे सबसे पहली समस्या आती है जैसे मांसपेशी का खराब नियंत्रण, कमजोरी एवं थकान का लगना, चलने में प्रॉब्लम होना, बात करने में, खासतौर पे ये जो चीज़ें गति प्रेरक होते हैं, आप पैरालिसिस भी कह सकते हैं। पैरालिसिस अटैक जो होता है इसके अंतर्गत आप गति प्रेरक बाधिता के अंतर्गत देख सकते हैं। और इसमें जो अभी हम सब कुछ पढ़ के आ रहे हैं, ब्रेन हेमरेज वगैरह, बॉडी का एक पार्ट का काम न करना, लेफ्ट या राइट का, या फिर आँख का या कान का काम न करना, खासतौर पर बोलने के लिए, मुँह के लिए होता है कि लोग जनरली बोल नहीं पाते मुँह का, ये सब चीज़ें इसी में आती हैं। आप इसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। फिर है यहाँ पे देखने में, बोलने में, समझने या पकड़ने में दर्द या कमजोरी के कारण परेशानी, चीज़ों तक पहुँचने में परेशानी, जटिल या यौगिक संचालनों को काम करने में परेशानी, ठीक है। मेरुरज्जु की चोट वाले लोग अपने अंगों का उपयोग करने में अक्षम हो जाते हैं, यानी जो रीढ़ की हड्डी होती है और उस पर जब चोट लगता है तो उससे भी लोगों को प्रॉब्लम होती है, वो तो कोई वर्क काम ही नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे है कि कई प्रकार की शारीरिक असक्ताओं वाले लोगों के लिए मुड़ने वाली गतियां मुश्किल या असंभव हो सकती हैं। तो प्रमस्तिष्क, पक्षाघात, मेरुरज्जु चोट, आर्थराइटिस, मल्टीप्लस, ये सब चीज़ें जो हैं इसके मेन गति प्रेरक जो होते हैं, इनके कारण है कि इन कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, गति प्रेरक के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि जो गति प्रेरक होता है इससे क्या क्या समस्याएं आती हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्या क्या समस्याएं होती हैं, किन किन कारणों से जो है ये गति प्रेरक बाधिता होती है। तो यहाँ पे ये कारण दिए हुए हैं, ठीक है, आप इसको लिख दीजिए, इसमें 4 या 5 पॉइंट आप ले लीजिए। और देन इसके बाद कारक जो गति प्रेरक बाधिता के कारण प्रभावित होते हैं तो वो कौन कौन से हैं, कि अगर कोई किसी को गति प्रेरक बाधिता है बच्चे में या किसी में, तो किन चीज़ों से परेशानियां उनको, किन परेशानियों से गुजर सकता है, कौन कौन सी परेशानियां उनको हो सकती हैं बॉडी को लेकर, तो यहाँ पे आप उसको लिख सकते हैं। तो
हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन प्रिपरेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंड फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है इसमें हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व के सिद्धांत के बारे में कि व्यक्तित्व का सिद्धांत कौन कौन सा होता है। प्रिंसिपल ऑफ पर्सनालिटी। तो चलिए प्रिंसिपल्स ऑफ पर्सनालिटी देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो सिद्धांत है वो है आपका व्यक्तित्व का गुण सिद्धांत। ठीक है, व्यक्तित्व क्या होता है यदि नहीं पता है तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं लिंक भी दे दूंगी, क्योंकि ये जो लेसन व्यक्तित्व का चल रहा है हम व्यक्तित्व के बारे में डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो व्यक्तित्व का मतलब होता है कि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ विशेष गुण या विशेषताएं होती हैं जो दूसरे व्यक्ति में नहीं होती हैं, और ये गुण या विशेषताएं उस व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करती हैं। है कि एक व्यक्ति बिल्कुल सरल स्वभाव का हो तो दूसरा व्यक्ति उसमें चंचल स्वभाव का हो। एक व्यक्ति जो है बहुत अच्छे दिल वाला हो तो दूसरा थोड़ा सा अलग दिल वाला, कठोर या नरम दिल वाले हो सकते हैं। हो सकता है एक लंबा हो एक छोटा हो। तो चलिए पहला सिद्धांत ले लेते हैं, व्यक्तित्व का गुण सिद्धांत। यानी व्यक्तित्व का गुण सिद्धांत क्या है, तो देखिए इसके जनक पहले देख लेते हैं कि इसके जनक कौन है। G.W. आलपोर्ट, R.B. कैटल और H.J. आइसेंक, इतने हैं जो इनके प्रतिपादक या इनके जनक माने जाते हैं। यदि आप कहें कि व्यक्तित्व गुण सिद्धांत के जनक कौन है, प्रतिपादक कौन है, तो G.W. आलपोर्ट, I.V. कैटल, H.J. आइसेंक, किन तीनों में से किसी का भी नाम आए, आंसर आप एक सिलेक्ट कर सकते हैं। तो व्यक्तित्व गुण होता क्या है, तो देखिए गुण जो होता है व्यक्तित्व का ऐसा आयाम है जिसे मापा जा सकता है और जो किसी व्यक्ति के अनुरूप व्यवहार का वर्णन करता है। हम जनरली बोलते हैं व्यक्ति के लिए कि उसमें ये गुण नहीं है। अब गुण का मतलब क्या हो गया, यानी कि गुण क्या है, गुण एक अच्छाई है, गुण को हम क्वालिटी कहते हैं। यानी कि कोई अगर किसी को कहे कि ये पढ़ने के साथ साथ में खाना भी बना लेती है, घर का पूरा काम भी कर लेती है, तो क्या हुआ, पढ़ाई तो है, पढ़ने में भी ठीक है, तो पढ़ाई में अच्छी है, ये गुण है। खाना भी वो बना लेती है, घर को भी देख लेती है, तो ये उनकी क्वालिटी हो गई, ये उनका गुण हो गया। तो गुण जो होता है एक ऐसी चीज होती है जिसे हम माप सकते हैं और एक व्यक्ति के व्यवहार को दर्शाता है। आप सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि गुण व्यक्ति के व्यवहार को दर्शाता है, व्यक्ति के व्यवहार का वर्णन करता है। गुण के माध्यम से ही हम व्यक्ति को जानते हैं। संख्यात्मक तौर पर आयाम के रूप में गुण व्यापक सकारात्मक सिरे से चरम नकारात्मक सिरे तक मापन का व्यापक पैमाना है। मतलब जो गुण होता है वो सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। गुण और अवगुण जिसे हम बोलते हैं, ठीक है ना। मनुष्य के व्यक्तित्व के अर्थपूर्ण मापन के लिए गुण को किसी व्यक्ति की सबसे विशिष्ट व स्थिर विशेषता होनी चाहिए। गुण सिद्धांतवादकों के अनुसार यदि हम स्वयं को कुछ मूल विशेषताओं तक सीमित रखें जो मनुष्य के व्यक्तित्व में स्थिर व विशिष्ट हो, तो व्यक्तित्व के वर्णन की समस्या सरल हो जाती है। सिद्धांतवाद अक्सर आसानी से दिखने वाले गुणों और गुणों में जो गहराई तक और मूल व्यक्तित्व के समीप होते हैं में अंतर करते हैं। गुण सिद्धांत में आसानी से दिखने वाले गुणों को सतही गुण और गहराई में पाए जाने वाले गुणों को स्रोत गुण कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और उसमें ये खासियत सतही और जो स्रोत गुण होते हैं। बहुत अच्छा कोई गाना गा लेता है, बहुत अच्छी कोई पोएट्री लिख लेता है, ये बहुत कम लोगों को दिखता है, लेकिन अंदर वो भावनाएं छुपी हुई होती हैं। जो भावनाएं अंदर छुपी हुई होती हैं, ठीक है ना, जो बहुत टाइम बाद या बहुत ही मुश्किल से लोगों की पता चल पाती है, वो स्रोत गुण कहलाते हैं। ठीक है, और जो सिंपली दिख जाता है, जनरली हम लोग एक नज़र में एक या दो बार जिसको मिल लेते हैं और पता चल जाते हैं, वो जो होते हैं वो सतही गुण कहलाते हैं, यानी ऊपरी गुण कहलाते हैं। अब इसमें देख लेते हैं गुण के जो है 12 मूल यहाँ पे दिए हुए हैं। 12 मूल गुण के हैं, वो कौन कौन से हैं देखते हैं। अब इसमें गुण और अवगुण जो होते हैं, सतही और जो एक आपका था स्रोत जो गुण होते हैं, उन दोनों में दिया हुआ है। और दूसरा, जैसे पहला देख लिए, दूसरा देख लेते हैं सामान्य, मानसिक क्षमता, बुद्धिमान, स्मार्ट, मुखर। ठीक है, और बनाम यानी जस्ट इसके अपोजिट जो होता है, जो मानसिक दोष से लोग ग्रस्त होते हैं, बुद्धुत होते हैं, सुस्त होते हैं, दबे हुए लोग होते हैं। भावात्मक रूप से स्थिर, विक्षिप्त लक्षणों से दूर, जीवन के प्रति यथार्थवादी। लेकिन जस्ट इसके अपोजिट कौन होता है, भावात्मक रूप से विक्षिप्त, विभिन्न प्रकार के विक्षिप्त लक्षण और काम से जी चुराने वाले, अपरिपक्व। यानी विक्षिप्त का मतलब जो माइंड से थोड़े से लेस होते हैं, जिनके पास माइंड नहीं होता है। प्रबुद्ध, स्वमुखर, आत्मविश्वासी, आक्रामक। और इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा विनम्रता, विनम्र, अनिश्चित।
5th नंबर का देख लेते हैं, उद्वेलन, सकारात्मक, साहसिक उत्तेजना, संवेदनशील। हालांकि मैं बता दूं इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर अलग एक क्वेश्चन ना पूछ लिया कि कितने तरह के गुण होते हैं, गुण का वर्णन कीजिए, तो इस पे मैं ज़्यादा जोर नहीं दूंगी। अगर अब मैं आपसे कहूँगी कि जो मेन इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि आपको इसमें क्या देखना है, वो है सिद्धांत। जो हमने अभी गुण के सिद्धांत देखे, व्यक्तित्व का सिद्धांत हमने देखा, उसमें पहला गुण का सिद्धांत देखा। अब हम दूसरा सिद्धांत देख लेते हैं जो हमारा है व्यक्तित्व के मनोविश्लेषण सिद्धांत। ये वेरी इंपॉर्टेंट है और इससे आपके जो क्वेश्चंस हैं वो अलग भी पूछ सकता है। जैसे व्यक्तित्व के मनोविश्लेषण सिद्धांत के अंतर्गत सबसे पहले का हम पढ़ेंगे सिगमंड का व्यक्तित्व सिद्धांत। सिगमंड का व्यक्तित्व सिद्धांत क्या कहलाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है आपका ये सिगमंड का व्यक्तित्व सिद्धांत। तो देखिए सिगमंड फ्रायड इनका पूरा नाम है और ये बर्थ इनका यहाँ पे दिया हुआ है 1856 में जन्म हुआ। ये 1856 में इनका जन्म हुआ और 1939 में ये डेड हुए हैं। और मनोविश्लेषण के प्रतिपादक थे ये। तो मनोविश्लेषण के प्रतिपादक एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि मनोविश्लेषण के प्रतिपादक या जनक कौन थे, तो सिगमंड फ्रायड थे। ठीक है, मल्टीपल चॉइस में। और आगे देख लेते हैं, उनका मनोविश्लेषण का सिद्धांत गतिशील है और इस धारणा पर आधारित है कि व्यक्तित्व और व्यक्तित्व विकास, संघर्ष और घटनाओं द्वारा निर्धारित होते हैं, जो मुख्यतः अचेतन प्रकृति के होते हैं और गहराई से अध्ययन करने पर ही समझ आते हैं। फ्रायड की व्यक्तित्व रचना ईद, अहम, सुपर अहम एवं पर आधारित है और व्यक्तित्व के यह हर पहलू बाकी दो व्यक्तित्व के पहलुओं से एक 3 स्तरीय प्रणाली से जुड़े हुए हैं। जो वो प्रणाली है, पहला आपका ईद है, ईदम है, अहम है यानी ईगो जो होता है, और सुपर अहम है, सुपर ईगो जो होता है। 3 चीजें इनके इसमें है व्यक्तित्व में। ठीक है, अब देख लेते हैं। इन्होंने कहा है कि ईदम पूर्णतः अचेतन है, अहम जो है वो आंशिक रूप से चेतन है और सुपर अहम जो है पूर्णतः चेतन है। ईदम व्यक्तित्व का प्राथमिक पहलू है। फ्रायड मानते हैं कि ईदम अंधी प्रवृत्तियों का समूह है और इसकी कोई तार्किक व्यवस्था नहीं है। अब वास्तव में कोई विरोधाभासी प्रवृत्तियां एक साथ उपस्थित हो सकती हैं और ईदम नीतिहीन है। इसमें मूल्यों का कोई अर्थ नहीं है, अच्छाई और बुराई में कोई भेद नहीं कर सकता है। इसमें आनंद का सिद्धांत प्रभावी है और ईद की प्रक्रियाएं अचेत है। इन्हें व्यक्तिगत की क्रियात्मक अचेतन पहलू के रूप में सबसे अच्छे ढंग से वर्णित किया जा सकता है। चलिए अब इसको समझ लेते हैं। सिगमंड का व्यक्तित्व सिद्धांत। सिगमंड ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में कहा है कि जो उनका सिद्धांत है वो गतिशील है और इस धारणा पर आधारित है, यानी उनका सिद्धांत यह बताता है कि व्यक्तित्व और व्यक्तित्व विकास, संघर्ष और घटनाओं द्वारा निर्धारित होते हैं। इन्होंने अपने सिद्धांत में 3 पहलुओं पर ध्यान दिया है, 3 स्तर इसके दिए हैं, 3 बिंदु दिए हैं। तो इन्होंने 3 चीजें दी हैं। वो 3 पहलू कौन से हैं, तो एक ईद है, ईदम, अहम और एक सुपर अहम। सबसे पहले ईदम को समझ लेते हैं। इन्होंने कहा ईदम तो होता है, सबसे पहला प्राथमिक पहलू ईदम है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। वो इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं रखता है क्योंकि इसमें अच्छाई और बुराई का ध्यान नहीं रखा जाता है। इसमें मूल का कोई अर्थ नहीं होता है, इसमें अच्छाई और बुराई में कोई भेद नहीं होता है, कोई अंतर नहीं होता है। जिस व्यक्ति में ईदम पाया जाता है, सिंपल सी लैंग्वेज में, जिस व्यक्ति में ईदम पाया जाता है वो व्यक्ति अच्छाई और बुराई में डिफरेंस नहीं कर सकता है। उसे सिर्फ एक अनुभूति चाहिए, एक आनंद चाहिए। ऐसे व्यक्ति कुछ होते हैं जो सिर्फ अपनी खुशी के लिए जीते हैं, अपनी खुशी के लिए करते हैं। उनको जो चीज़ अच्छी लगती है, जिसमें आनंद मिलता है, जिसमें हैप्पीनेस वो होते हैं, वही वो काम करते हैं। वो रास्ता, वो काम गलत है या सही है, इससे उनको फर्क नहीं पड़ता। ये होता है ईदम। ठीक है, अब इसी में आगे देख लेते हैं। ईदम में से कामेच्छा और शिशु कामुकता जो होती है, यानी कामेच्छा ईदम जो संरचना का भाग है, जो शुद्ध रूप से यौन गतिविधि से अपनी संतुष्टि चाहता है। यौन संतुष्ट अन्य संतुष्टियों की भांति ही। तो चलिए फिर आगे और देख लेते हैं। फ्रायड ने इसे जीव के संपूर्ण प्रयास के रूप में मानते हैं। फ्रायड इस बात पर बल देते हैं कि कामेच्छा प्रत्येक जीव में से इसमें भी उपस्थित होती है और हर बच्चा एक व्यवस्थित रूप से निर्धारित यौन उत्तेजना के साथ पैदा होता है। कामेच्छा निम्नलिखित क्षेत्रों के माध्यम से निर्धारित की जाती है। यानी कि सिगमंड फ्रायड ने कहा है कि जो एक यौन संतुष्टि होती है, सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फाइड की, यानी जो यौन संतुष्टि होती है वो भी व्यक्ति के लिए ज़रूरी होती है। और हर एक व्यक्ति ही नहीं बल्कि जो एक छोटा बच्चा होता है उसमें भी ये चीज़ होती है। तो बच्चे में भी ये चीज़ पाई जाती है। उस यौन संतुष्टि यानी सेक्स सेटिस्फेक्शन जो होता है उसकी जगह यौन उत्तेजना को यहाँ पे कर दिया गया है।
तो बच्चे में किस तरह से ये चीजें होती है इसके बारे में उन्होंने कहा है। तो उन्होंने कहा सबसे पहले कहा है ओरल यानी मुख का उन्होंने यहाँ पे जिक्र किया है कि ओरल क्षेत्र यानी मुख से, कि जन्म से 2 वर्ष का जो बच्चा होता है इस आयु में बच्चे को होंठ चूसने से मजा मिलता है। ठीक है, जो छोटे बच्चे होते हैं वो होंठों को चूसते हैं। फिर गुदा क्षेत्र का उन्होंने वर्णन किया है कि 2 से 3 वर्ष तक की उम्र में जो बच्चे होते हैं, इस आयु के बच्चे, वो गुदा से निष्कासन और गुदा पर हाथ फेरने से मजा आता है। तीसरे में उन्होंने कहा कि जननांग क्षेत्र या फैलिक अवस्था यानी 3 से 5 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं इनको अपने जननांग को छूने से संतुष्टि प्राप्ति होती है। जननांग में से इंटरनल जो पार्ट्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में, उसकी बात चल रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर उन्होंने कहा है विलंबता अवस्था एक टैलेंट स्टेज जो होता है, इसमें 6 से 13 वर्ष की आयु सामाजिक दबाव के कारण कामुकता से दूर रहने की विलंबता अवस्था कहलाती है। यानी इस 6 से 13 वर्ष में बच्चे बड़े होते हैं, बहुत सारी चीज़ जानने और समझने लगते हैं, तो एक सामाजिक दबाव, परिवेश, जो वातावरण होता है, उनको इस चीज़ की समझ होती है कि जो हम कर रहे हैं लोग देख रहे हैं, तो थोड़ी इसकी वजह से विलंबता अवस्था इन्होंने इसका नाम दिया है कि कुछ करने से डरते हैं। और फिर यहाँ पे फिक्सेशन अवस्था यानी स्थायी जुड़ाव अवस्था का नाम इन्होंने दिया, जैसे किशोरावस्था में ये अवस्था, ये चीज़ ज़्यादा पाई जाती है। समलैंगिक और विषम लैंगिक रुचियों का विकास होता है। बच्चे जो होते हैं अट्रैक्टिव होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं या तो गर्ल्स या बॉयज की तरफ। ठीक है, तो फ्रायड ने पाया कि उनके अधिकतर मरीज यौन संबंधों पर रोग यानी सेक्स की गैर संतुष्ट के कारण पीड़ित है और यौन इच्छाओं की संतुष्ट एक समावेशित व्यक्तित्व के विकास में मदद करती है। यानी क्योंकि वो मनोवैज्ञानिक थे तो उन्होंने पाया कि जितने भी उनके पेशेंट थे उनमें जो ये आपका सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन था, ये जो था ये बहुत कम उनकी लाइफ में था और इसकी वजह से उनको जो बीमारियां थी मेन इनकी इसकी वजह से हुई थी। अब देख लेते हैं, आपका सेकंड है अल्फ्रेड एडलर। अल्फ्रेड एडलर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अल्फ्रेड एडलर ने कहा कि जो यौन आवेग नहीं अपितु आत्म स्थानम प्रमुख प्रेरणा है। अब यहाँ पे सिगमंड फ्रायड ने प्रमुख स्थान दिया था आपके सिद्धांत में, कि किसको दिया था, यौन को दिया था। अब यहाँ पे अल्फ्रेड एडलर कह रहे हैं कि जो यौन आवेग प्रमुख नहीं होता है बल्कि व्यक्तित्व में आत्म स्थापन जो होता है वो प्रमुख प्रेरणा होता है। अल्फ्रेड के सिद्धांत ने यौन की भूमिका को कम कर दिया जिस पर फ्रायड ने इतना बल दिया था। एडलर सोचते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति एक अनोखी जीवन शैली विकसित करने का प्रयास करता है जिसमें यौन इच्छा की मामूली भूमिका है, यानी सेक्स की। और एडलर का मानना है कि बचपन की अपर्याप्तता आरंभ में हीन भावना विकसित करने के मुख्य रूप से जिम्मेदार है। हीन भावना खुद जीवन में अपूर्णता या कमी के कारण होता है। यह विकास के उच्च स्तर की प्राप्ति में सहायक होता है। हमारे पास है डेमोस्थेनिस का उदाहरण है, जो बचपन में हकलाता था, एक बच्चा है लेकिन वह विश्व का सबसे बड़ा वक्ता बना। और इसी प्रकार अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट अपनी युवावस्था में काफी कमजोर थे लेकिन बाद में नियमित व्यायाम द्वारा शारीरिक रूप से बलवान व्यक्ति बन गए। तो अपनी हीनता को दूर करके श्रेष्ठता की भावना प्राप्त करने के प्रयास व्यक्ति की जीवन शैली में इसके व्यवहार द्वारा प्रदर्शित होता है। और कई तरीके हैं जिनके द्वारा व्यक्ति श्रेष्ठता प्राप्त करने का प्रयास करता है। जीवन शैली एक सिद्धांत है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व कार्य करता है और यह जीवन शैली 2 कारकों से प्रभावित होता है, अंदर का स्वयं यानी इनर सेल्फ और पर्यावरण को प्रभावित करने वाले बल। व्यक्ति के प्रारंभिक जीवन के अनुभव पर व्यक्ति की जीवन शैली पर काफी प्रभाव पड़ता है। तो अल्फ्रेड ने मेन चीज इसकी मैं बता दूं कि अल्फ्रेड ने यौन की जो बात की थी, सिगमंड फ्रायड ने उसको, यौन इच्छा को उसको सीधे नकार दिया, सेक्स को, सेक्सुअल को। उन्होंने कहा ये बल्कि नहीं है। उन्होंने मेन स्थान आत्म स्थापन को दिया। मतलब उनका कहना था कि व्यक्ति यदि स्वयं में चाहे, यदि उसमें इच्छा है तो बहुत कुछ कर सकता है। उन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिए थे, 2 एग्जाम्पल दिए। यहाँ पे एग्जाम्पल लेके इसको अगर लिखना है तो एक्सप्लेन कर सकते हैं। यानी कि व्यक्ति, जैसे उन्होंने एक राष्ट्रपति का दिया, रूजवेल्ट जो अमेरिका के थे, कि युवावस्था में काफी कमजोर थे लेकिन उन्होंने नियमित व्यायाम किया, शारीरिक रूप से बलवान व्यक्ति बन गए। यानी उनके अंदर एक इच्छा जागृत हुई, उन्होंने कहा कि नहीं मुझे ये काम करना है। तो व्यक्ति के अंदर जो इच्छा जागृत होती है वही व्यवहार के द्वारा उसकी जीवन शैली में परिवर्तन लाता है, वही उसका व्यक्तित्व कहलाता है। ठीक है, तो दोनों में सिगमंड में और अल्फ्रेड एडलर में दोनों ने जो वक्तव्य दिए थे, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। सिगमंड अल्फ्रेड ने जो है उन्होंने 3 बिंदु दिए
दिए थे, ठीक है ना, इदम अहम का, और इन्होंने 2 बिंदु दिए हैं। उनके जो 2 बिंदु हैं, एक है अंदर का स्वयं यानी इनर सेल्फ, और दूसरा है पर्यावरण को प्रभावित करने वाले बल होते हैं जो व्यक्ति के प्रारंभिक जीवन के अनुभवों का व्यक्तित्व की जीवन शैली को काफी प्रभावित करते हैं। चलिए अब इसमें देख लेते हैं कि एडलर का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं की रचना बनाता है जो उसकी आनुवांशिक विरासत और पर्यावरण से प्राप्त अनुभव पर आधारित होता है। यानी जो व्यक्तित्व को पर्यावरण और वातावरण प्रभावित करते, आनुवांशिकता, इसकी बात इन्होंने की है कि जबकि जीवन शैली यांत्रिक यानी सृजनात्मक स्वयं अन्वेषित कुछ ऐसा बनता जो पहले कभी नहीं था। तो जो स्वयं के अंदर चीज होती है, जिसे उन्होंने कहा था इनर सेल्फ, जिसको कहा था, ये चीज व्यक्ति में विकसित होती है। अब देख लेते हैं आपका कार्ल जंग का, इनकी 1875 में इनका बर्थ हुआ था, जन्म हुआ था, 1961 में एक्सपायर हो गए थे। तो जंग ने व्यक्तित्व को अंतर्मुखी और बहुमुखी प्रत्ययों के रूप में माना है जो हमारी दैनिक भाषा के भाग बन चुके हैं। और जंग के अनुसार मानसिक क्रियाकलाप का प्रभाव 4 प्रभावी रूप लेते हैं। अनुभूति, ठीक है, पहला क्या है, अनुभूति, दूसरा है सोच, तीसरा है अंतर्ज्ञान, चौथा है भावना। सबने अपने अपने अलग अलग प्रतिरूप इनके दिए हैं। सिगमंड फ्राइड ने 3 दिए थे, इदम अहम, सुपर अहम, और फिर आपके एडलर जो उन्होंने 2 दिया था। एक उन्होंने कहा था कि व्यक्ति की जो आंतरिक भावना होती है वो होती है, दूसरा एक पर्यावरण होता है। और इन्होंने अब यहाँ पे 4 रूप दे दिए, एक अनुभूति, एक सोच, अंतर्ज्ञान और भावना। लेकिन इन कार्ल जंग की जो 2 चीजें, अंतर्मुखी और बहुमुखी, वेरी इंपॉर्टेंट है, और उन्हें व्यक्तित्व के व्यवहार के लिए अंतर्मुखी और बहुमुखी को मेन माना है। चलिए आइए देख लेते हैं। इन्होंने यहाँ पे आपको जैसे बताया कि अनुभूति, सोच, अंतर्ज्ञान, भावना, तो उन्होंने कहा कि सोच और भावना एक दूसरे से 2 ध्रुवों की भांति विपरीत है। जनरली हम लोग कह देते हैं ना, जिसकी जैसी सोच या जिसकी जैसी भावना, है ना, तो हम लोग इस चीज को एक कहते हैं। इन्होंने कहा कि ये एक नहीं है बल्कि ये अलग अलग हैं। और इसी तरह से इन्होंने यहाँ पे बताया है कि दोनों प्रवृत्तियां व्यक्ति में एक ही समय में साथ साथ पाई जाती हैं। यदि व्यक्ति की प्रभावी मानसिक क्रिया सोचना है तो अचेतन भावना की ओर हो जाता है, और इसी प्रकार अनुभूति और अंतर्ज्ञान एक दूसरे के विपरीत होते हैं, दोनों व्यक्ति में एक ही समय में कार्य करते हैं। चलिए अंतर्मुखी और बहिर्मुखी की विशेषताएं देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो बहिर्मुखी के अंतर्गत जो लोग वाक कुशलता होते हैं, हर एक बात को अच्छी तरह से कह लेते हो, बहिर्मुखी होते हैं। और बोलने से लिखने से बेहतर, बोलने से लिखने से जो बेहतर होते हैं अंतर्मुखी कहलाते हैं। चिंता यानी चिंतान्मुक्त, चिंता से जो मुक्त होते हैं बहिर्मुखी के अंतर्गत आते हैं। और चिंतित रहने की प्रवृत्ति जिनमें होती है वो अंतर्मुखी के अंतर्गत आते हैं। दूसरों के साथ कार्य करना पसंद करते हैं बहिर्मुखी वाले, और अकेले काम करना पसंद करते हैं अंतर्मुखी। अंतर्मुखी मतलब सिर्फ अपने आप में सीमित रहना, बहिर्मुखी यानी बाहर तक का सीमित होना, बाहर भी अपने से निकल के बाहर के दायरे में जाना। इससे आप समझ सकते हैं। मैत्रीपूर्ण व्यवहार होता है बहिर्मुखी वालों का, अपने तक सीमित रहते हैं अंतर्मुखी। जल्दी शर्मसार नहीं होता है बहिर्मुखी, और आसानी से शर्मसार हो जाता है अंतर्मुखी। खेल कूद में रुचि रखता है बहिर्मुखी, वहीं पे पुस्तकों और पत्रिकाओं में रुचि रखता है अंतर्मुखी। वस्तुनिष्ठ आंकड़ों द्वारा नियंत्रित होता है बहिर्मुखी का, विषयनिष्ठ भावनाओं द्वारा प्रभावित होता है अंतर्मुखी। लचीले व अनुकूल योग होते हैं बहिर्मुखी लोग, और लचीलापन रहित होते हैं अंतर्मुखी लोग। तो यहाँ पे हमने इनकी अभी देखी विशेषताएं बहिर्मुखी और अंतर्मुखी का। और अधिकतर व्यक्ति बहिर्मुखी और अंतर्मुखी दोनों प्रकार के लक्षण दर्शाते हैं, और उन्हें उभयमुखी कहा जाता है या उभयवर्ती कहा जाता है। जिनमें दोनों तरह के लक्षण जिस व्यक्ति में दिखते हैं अंतर्मुखी और बहिर्मुखी के, उन्हें उभयवर्ती कहा जाता है, ठीक है। और इतनी सारी विरोधाभासी भिन्न प्रवृत्तियां क्रियाशील हो तो एक तरफा विकास होना स्वाभाविक है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक पहलू दूसरे पर प्रभावी हो जाता है और उसे पूरी तरह से ढक लेता है। और जंग का मानना है कि पूर्णतः व्यक्तित्व 3 घटकों से बना है। सभी ने अपने अपने घटक दिए हैं, इन्होंने भी 3 घटक दिया है यहाँ पे। चेतन अहम यानी ईगो, व्यक्तिगत अचेतन और सामूहिक अचेतन, ठीक है ना। सभी ने अपने अपने इसके घटक दिए हैं। तो चेतन अहम ईगो में इन्होंने कहा है कि ये वास्तव में होने का आभास है जो सोचने, महसूस करने, याद करने के पहलुओं को सम्मिलित करता है। व्यक्तिगत अचेतन यह व्यक्तित्व के भूले बिसरे दबे हुए अनुभवों को मिलाकर बना है जो चेतन की पहुंच के भीतर है। और इसी तरह से सामूहिक अचेतन ये प्रकृति के पुराने अनुभव के भंडार हैं जिनमें बाकी सभी व्यवस्थाएं उदय होती हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा व्यक्तित्व के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। मेन 3 सिद्धांत इसमें दिए हुए हैं। सबसे पहला एक सिद्धांत जो आपका है वो आपका कार्ल जंग का है, जिसे इन्होंने अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और एक है उभयमुखी का नाम दिया, और 3 इन्होंने इसके टॉपिक रखे। ये 3 बिंदु लिखना जरूरी है, ठीक है ना। यानी
अनुभूति, सोच, अंतर्ज्ञान, भावना तो इसके अंतर्गत थे, लेकिन उन्हें 3 जो बिंदु रखे वो आपके थे चेतन अहम यानी ईगो, व्यक्तिगत अचेतन और इसके बाद सामूहिक अचेतन। फिर इसके बाद आपका जो दूसरी थ्योरी है, दूसरा सिद्धांत है, वो है आपका एडलर का, अल्फ्रेड एडलर का है, जिन्होंने इसमें यौन की भूमिका को कम करके इसमें जो एक व्यक्ति की व्यक्तित्व भूमिका होती है, आत्मस्थान होती है, जो व्यक्ति के अंदर की भावना होती है, उसको विशेष स्थान दिया। और इसमें इन्होंने 2 कारकों से प्रभावित होता है, अंदर का स्वयं और पर्यावरण को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। तो अब इसके बाद फिर जो मेन इम्पॉर्टेंट है अल्फ्रेड एडलर के बाद, वो है आपका सिगमंड फ्रायड का, और इससे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं सिगमंड फ्रायड से। तो इन्होंने 3 चीजों को इसमें शामिल किया, इदम, अहम, सुपर अहम। तो ये था आज के व्यक्तित्व के मनोविश्लेषण सिद्धांत कौन कौन से हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। और भी वीडियोस लेके आएंगे जिनमें हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको अवेलेबल करवाएंगे। आप हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक है, वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको ये कंटेंट मिलेंगे। और आप हमें अनअकैडमी में फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी आपको हम यही पढ़ा रहे हैं। आप चाहें तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन प्रिपरेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो आपका कोड 506 का है, और समावेशी स्तर पर बच्चों को समझना के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे 506 में ब्लॉक 2 बच्चों का व्यक्तित्व विकास। ठीक है ना, बच्चे की पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें से हम लेते हैं ब्लॉक 2 में यूनिट 3 लेते हैं, क्योंकि आपके ब्लॉक 1 में यूनिट 1 एंड 2 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ये ब्लॉक 2 है जिसमें यूनिट 3 है। इसके अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे व्यक्तित्व का विकास एवं आकलन यूनिट 3 में। और यूनिट 3 में जो आपकी पॉइंट होते हैं 3.1, 3.2, 3.1 में व्यक्तित्व की प्रकृति और संकल्पना, और 3.2 में व्यक्तित्व की विशेषताएं पढ़ेंगे। तो चलिए आइए फिर देख लेते हैं वीडियो। लेकिन उसके पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अनअकैडमी में हमें फॉलो कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपकी यूनिट यानी इकाई 3 है, व्यक्तित्व का विकास एवं आकलन। और इसमें आज हम पढ़ेंगे 3.2 में व्यक्तित्व की प्रकृति और संकल्पना, और इसके बाद व्यक्तित्व की विशेषताएं पढ़ेंगे। तो चलिए आइए फिर जल्दी से इसको देख लेते हैं। और सबसे पहले कि प्लीज़ आप पीडीएफ की डिमांड मत कीजिएगा, क्योंकि हम जिससे पढ़ा रहे हैं वो ऑलरेडी आपका पीडीएफ है। तो पीडीएफ बनाना कोई समझदारी नहीं है। हाँ, हम आपके लिए जो एमसीक्यू लेके आएंगे वो हम आपको पीडीएफ में अवेलेबल करवाएंगे। तो चलिए आइए फिर देख लेते हैं व्यक्तित्व की प्रकृति और संकल्पना, यानी व्यक्तित्व का क्या अर्थ निकलता है, व्यक्तित्व में एक व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसे होना चाहिए, उसमें क्या क्या चीजें, क्या क्या खूबियां होनी चाहिए। पर्सनालिटी कैसे बोलते हैं ना किसी व्यक्ति के लिए कि उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, तो उसकी पर्सनालिटी क्यों इतनी अच्छी है, क्या उसके अंदर ऐसी खूबियां हैं, क्या ऐसे गुण हैं, ये सब चीजें हम इसे वीडियो में देखेंगे। तो व्यक्तित्व की प्रकृति और संकल्पना के अंतर्गत हम यही चीजें देखेंगे। पर्सनालिटी वर्ड का यूज हम करते हैं व्यक्तित्व के लिए, और ये जो शब्द है आपका पर्सनालिटी, ये एक लैटिन शब्द है जो कि पर्सोना से बना है। वेरी इंपॉर्टेंट है आपका ये व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। और ऑब्जेक्टिव टाइप में भी क्वेश्चंस पूछ सकता है कि पर्सनालिटी जो शब्द है वो किस शब्द से लिया गया है, या फिर किस शब्द से किस भाषा से लिया गया है, जो कि लैटिन भाषा से लिया गया है, और किस शब्द से बना है, तो पर्सोना शब्द से बना है। या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है पर्सोना का क्या मतलब है, तो जिसका अर्थ है रोमन अभिनेताओं द्वारा पहने जाने वाला मास्क। और इस प्रकार व्यक्तित्व या पर्सनालिटी का अर्थ है दूसरों के नजरिए में कोई व्यक्ति कैसा। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे पर्सनालिटी शब्द जो है लैटिन भाषा से लिया गया है। लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना जो है उससे लिया गया है, और पर्सोना का मतलब होता था, तो जो रोमन के अभिनेता लोग हुआ करते थे, नाटक वगैरह किया करते थे, उसमें वो मास्क पहनते थे। ठीक है ना, तो इस तरह से पर्सोना शब्द का मतलब हो जाता है व्यक्तित्व या पर्सनालिटी। ठीक है, अभिनेताओं द्वारा मास्क जो पहना जाता था उसको पर्सोना कहा जाता है। और ये जो व्यक्तित्व पर्सनालिटी का अर्थ क्या है, तो दूसरों के नज़रिए में कोई व्यक्ति कैसा है उसको क्या बोलते हैं। जैसे कि आप किसी व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं कि उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, तो आपके नज़रिए में वो कैसा है, आप क्यों बोल रहे हैं भाई कि उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है।
कुछ तो आपको खूबियां दिखी होंगी, कुछ उसमें गुण दिखे होंगे, इसीलिए तो आप बोल रहे हैं। तो दूसरों के नज़रिए में कोई व्यक्ति कैसा है, ये कहलाती है पर्सनालिटी। क्योंकि पर्सनालिटी अपने आप में बखान नहीं कर सकती है। हम अपने आप को नहीं बोल सकते कि मेरी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, कोई दूसरा व्यक्ति आपके बारे में बोल सकता है। तो दूसरों के नज़रिए में कोई व्यक्ति कैसा है, ये जानना ही व्यक्तित्व कहलाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे किसी व्यक्ति के बारे में संपूर्ण जानकारी ले लेते हैं, उसकी शारीरिक, भावात्मक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक बनावट के बारे में। तो साधारण शब्दों में व्यक्तित्व निम्न चीजों से बनता है, यानी किसी व्यक्ति की उसकी शारीरिक, भावात्मक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक बनावट ही व्यक्तित्व कहलाती है। कैसे दिखते हैं, ठीक है, हम कैसी वेशभूषा पहनते हैं, हम कैसे बात करते हैं, हम कैसे चलते हैं, हम कैसे कोई कार्य करते हैं, इतनी चीज़ों से पर्सनालिटी बनती है, व्यक्तित्व बनता है। हम किसी व्यक्ति की तारीफ क्यों करते हैं? जनरली कभी कभी वो व्यक्ति हमें अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कभी बहुत अच्छा लग जाता है क्योंकि उसका पहनावा बहुत अच्छा होता है, वो मुझे बहुत अच्छा दिखता है, दिखती है, ठीक है ना। तो हम बोलते हैं कि आज आपकी पर्सनालिटी जो है बहुत अच्छी लग रही है। तो व्यक्ति कैसा दिखता है, यानी वो कैसा दिख रहा है, किस तरह की उसकी वेशभूषा है, किस तरह से वो बात करने का लहजा उसका कैसा है, कैसे वो चल रहा है, किस तरह की उसकी एक्टिविटी है, ये सब चीज़ें जो होती है पर्सनालिटी व्यक्तित्व के अंतर्गत आती हैं। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया कि पर्सनालिटी किसे कहते हैं। तो जो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व पर्सनालिटी जो है वो आपके लैटिन भाषा से लिया गया है, जो कि पर्सोना शब्द से, लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से लिया गया है। पर्सोना का मतलब होता है मास्क, भी आप लिख देंगे तो काफ़ी होगा, या फिर रोमन अभिनेताओं के द्वारा यूज किया जाने वाला, पहना जाने वाला जो मास्क होता है, ठीक है। तो व्यक्तित्व का अर्थ कैसा हम कह सकते हैं, यानी दूसरों के नजरिए में कोई व्यक्ति कैसा है। अब यहाँ पे देख लेते हैं व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या क्या हैं, ठीक है ना, पर्सनालिटी की क्या क्या विशेषताएं हैं। व्यक्तित्व वह है जो व्यक्ति है, सबसे पहली विशेषता, व्यक्तित्व वह है जो व्यक्ति है, यानी एक व्यक्तित्व एक व्यक्ति के बारे में कहा गया है, ठीक है ना। तो जो व्यक्ति में, आप इसको अगर डिवाइड करें तो व्यक्ति में जो भी तत्व दिखते हैं, तत्व यानी जो भी गुण दिखते हैं, वो व्यक्तित्व कहलाता है। तो व्यक्तित्व वह है जो एक व्यक्ति, यानी व्यक्ति को ही व्यक्तित्व कहा गया है, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व अनोखा होता है, हर एक व्यक्ति दूसरे से अलग होता है, और हर एक व्यक्ति का अपना अलग व्यक्तित्व, अपनी अलग पर्सनालिटी होती है, ठीक है ना। व्यक्तित्व स्थिर नहीं है, गतिशील है, यानी व्यक्तित्व जो है बदलता रहता है। जरूरी नहीं है कि आज आपकी पर्सनालिटी अच्छी है तो कल भी आपकी पर्सनालिटी अच्छी रहे, या आज किसी और की पर्सनालिटी अच्छी नहीं है तो कल उसकी अच्छी नहीं हो सकती। हो सकता है कि कल या परसों या कुछ सालों बाद उसकी पर्सनालिटी अच्छी हो जाए और आप उससे नीचे आ जाएं। तो व्यक्तित्व जो होता है वो स्थिर नहीं रहता है, एक समान नहीं रहता है, बल्कि गतिशील रहता है, बदलता रहता है, ठीक है। व्यक्तित्व एक संपूर्ण इकाई की तरह कार्य करता है, यानी उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे यूनिट बाय यूनिट कोई चीज़ हम पढ़ते हैं तो उसमें एक चीज़, जैसे अगर हम व्यक्तित्व की बात करें तो हम किसी की हंसी की ले लेते हैं कि उसकी हंसी बहुत अच्छी है, उसमें ये गुण हमें देखने को मिलता है। जैसे कभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि किसी की चाल अच्छी होती है, गति अच्छी होती है, ठीक है ना। तो ये व्यक्तित्व जो है एक संपूर्ण इकाई की तरह कार्य करता है। व्यक्तित्व आनुवांशिकी व पर्यावरण दोनों से मिलकर बना उत्पाद है। पर्सनालिटी जनरेशन के ऊपर भी डिपेंड करती है, इन्वायरमेंट के ऊपर भी डिपेंड करती है। जनरेशन से जो हमारे अगर दादा परदादा थे उनकी पर्सनालिटी जो रही होगी, तो स्वाभाविक बात है उनके जो जीन्स होंगे हमें भी मिलेंगे, हमारी जनरेशन को भी मिलेंगे, और ये हमारा भी व्यक्तित्व उन्हीं की तरह दिखेगा। और इन्वायरमेंट का भी इफेक्ट जो है वो व्यक्तित्व पे पड़ता है। जो जैसा जहाँ के रहने वाला होता है उसका व्यक्तित्व भी उसी की तरह होता है। जैसा आप कह लीजिए साउथ इंडियन लोग जो होते हैं वो सांवले कलर के होते हैं, लेकिन उनका भी एक अपना एक अलग व्यक्तित्व है। सांवले कलर के लोग भी अच्छे लगते हैं, उनकी अपनी एक अलग इमेज है, अलग पहचान है, अलग पर्सनालिटी है। व्यक्तित्व पूरी तरह से सामाजिक है, बिल्कुल सही है। समाज में रह के ही व्यक्तित्व को बनाया जा सकता है, क्योंकि व्यक्तित्व व्यक्ति से बनता है, व्यक्ति का बनता है, व्यक्ति से नहीं। व्यक्तित्व व्यक्ति का बनता है, जो व्यक्ति होता है उसी की पर्सनालिटी बनती है, ठीक है ना। तो वो सीधी सी बात है, व्यक्ति यदि समाज में रह रहा है तो व्यक्तित्व ही सामाजिक होगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, व्यक्तित्व का पर्यावरण से लगातार समायोजन होता रहता है। पर्सनालिटी अप डाउन चलती रहती है, और इसमें अहम रोल जो है वो पर्यावरण, इन्वायरमेंट निभाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
कुछ विशेष परिस्थितियों में व्यक्तित्व पर्यावरण को प्रभावित करता है। ये भी सही है, कुछ विशेष परिस्थितियों में जो व्यक्तित्व होता है वो पर्यावरण को भी प्रभावित करता है, पर्यावरण पर भी इफेक्ट जो है वो डाल देता है। व्यक्तित्व हमेशा कुछ विशेष उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास है। कभी कभी जनरली हम इसे कह सकते हैं, अगर हम मॉडल को देखते हैं या फिर हम हीरोइंस को, एक्टर एक्ट्रेस को देखते हैं तो उनकी पर्सनालिटी अच्छी होती है। तो ये क्या है, उनका एक एम है, एक उद्देश्य है कि उन्हें ये बनना है और हम हमारे दिलों में, हमारे आपके दिलों में राज करना है। वो राज तभी कर पाएंगे, हमारे फेवरेट तभी बन पाएंगे ना, कि जब उनका पर्सनालिटी, उनका व्यक्तित्व अच्छा होगा। तो एक मेन उद्देश्य जो होता है उसके लिए भी पर्सनालिटी, व्यक्तित्व बनाया जाता है। एक नेता, अभिनेता जो होते हैं, आप राजनेता को ले लीजिए, उनका भी अपना एक विशेष व्यक्तित्व होता है, उनकी भी अपनी पर्सनालिटी होती है। रीजन क्या होता है कि उद्देश्य होता है कि उनको बहुत ऊंचे तक, बहुत ऊपर तक पहुंचना है। तो जो व्यक्तित्व होता है हमेशा एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही होता है। व्यक्तित्व सम अनुभूति है और हम पशुओं के व्यक्तित्व की बात नहीं करते हैं। तो व्यक्तित्व सम अनुभूति है, स्वयं की अपनी सोच है, स्वयं की पहल है, हम स्वयं उसको अनुभव करते हैं। और यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, ह्यूमन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम ह्यूमन पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं, मतलब मानव पर्सनालिटी, मानव व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं, ना कि पशु की। तो फ्रेंड्स, ये था आपका आज का वीडियो। इसमें हमने पढ़ा व्यक्तित्व के बारे में कि व्यक्तित्व किसे कहते हैं, व्यक्तित्व की कौन कौन सी, देखिए यहाँ पे 2 विशेषताएं भी क्वेश्चंस दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम व्यक्तित्व के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, इसकी थ्योरी लेंगे, कौन कौन से सिद्धांत है इंपॉर्टेंट है, व्यक्तित्व की विशेषताएं भी। व्यक्तित्व भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रखता है, इससे भी क्वेश्चंस जो है 1-2 आने की पॉसिबिलिटी है। तो आई थिंक इतना तो समझ में आपके आ गया कि व्यक्तित्व किसे कहते हैं। इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। व्यक्तित्व शब्द कहाँ से लिया गया है, इसका मतलब क्या होता है, ये पढ़ लीजिए। और दूसरों के नजरिए में कोई व्यक्ति कैसा है, यही व्यक्तित्व कहलाता है। हमारा पहनावा, हमारा रहन सहन ढंग, हमारे जो गुण होते हैं वो व्यक्तित्व होते हैं, ठीक है ना। उनका शारीरिक, भावात्मक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक बनावट जो होती है यही व्यक्तित्व कहलाती है। और इसके बाद किन चीज़ों से बनता है यहाँ पे है ही है, तो आप इनको लिख दीजिए, ठीक है ना। जैसे कोई कार करते हैं, चलते हैं, बात करते हैं, वेशभूषा पहनते हैं, एक्टर एक्ट्रेस का काम ही ये होता है। इसीलिए उनकी पर्सनालिटी हमेशा A1 की होती है, आपको भी और हमें भी पता है ना। और इसी तरह से आप एक एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। और दूसरा फिर यहाँ पे हमने देखा कि व्यक्तित्व की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, इनको विशेषताओं के बारे में हमने पढ़ा।